और अब बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन कानून की, जिसको लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। 1300 से ज्यादा पन्नों के जवाब में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून का बचाव किया है। उस पर देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कानूनी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, वो भी 1300 से ज्यादा पन्नों में। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून का बचाव किया है। हलफनामे में कहा है कि ये कानून संवैधानिक रूप से वैध है, ये संसद द्वारा पास कानून है, ये कानून किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। पिछले 100 सालों से वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण जरूरी है। वक्फ बाय यूजर सरकारी और निजी संपत्ति को हड़पने वालों के लिए सेफ हेवन है। चौंकाने वाली बात है कि 2013 से अभी तक वक्फ संपत्ति में 116% बढ़ोतरी हुई है। वक्फ काउंसिल और बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति समावेश करने के लिए है। वक्फ कोई मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय है। वक्फ संपत्ति किसी समुदाय की संपत्ति नहीं है। ये संशोधन वक्फ संशोधन में पारदर्शिता लाने के लिए है। सरकार ने दावा भी किया कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय के पूजा पाठ या धार्मिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। फिर केंद्र सरकार ने न केवल अपने कानून का बचाव किया है, बल्कि अदालत की भूमिका का भी हवाला दिया है। केंद्र ने कहा है कि अदालत संसद के पास कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा का प्रतिबिंब है। याचिकाओं पर फैसला आने तक वैधानिक प्रावधानों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रोक नहीं लगा सकती। याचिकाओं के जरिए अदालत को गुमराह किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए थे। अदालत के कड़े रुख के बाद केंद्र ने कुछ प्रावधानों को लागू न करने का भरोसा दिया था। केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तो कर दिया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि 5 मई को उसकी परीक्षा होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उसके जवाबों में, उसकी दलीलों में कितना दम है और अदालत उसकी बातों से संतुष्ट होगी या नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो 5 मई वो तारीख है जब केंद्र सरकार द्वारा जो जवाब दाखिल किया जाएगा, उसका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे किस तरह से देखेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 1300 से ज़्यादा पन्नों का जो हलफनामा है केंद्र सरकार के द्वारा, वक्फ संशोधन कानून किस तरह से वैध है और क्यों इसको लेकर आया गया, इसके संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल किया गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अब्बास हफीज़ साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। साथ ही महेश वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बेहद अहम कानून जिस पर काफ़ी चर्चा और काफ़ी सुर्खियां जिसने बटोरी, उसके संबंध में जब आवाज़ें उठी तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहां पर 1300 से ज़्यादा पन्नों का हलफनामा केंद्र सरकार ने फाइल किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा जी से। महेश जी, ये पूरी जो है अब कानूनी प्रक्रिया के दावपेच में ये कानून आ चुका है, आप क्या कहेंगे इस हलफनामे को फाइल करने के बाद, जब केंद्र सरकार ने इसे फाइल कर दिया है? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस कानून को लेकर उस पर सवाल खड़ा किए गए और जिस प्रकार की टीका टिप्पणी शुरू हुई, मैं समझता हूं वो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या विधायी तरीके से ये कानून जो है गलत है, या जो मौलिक आज़ादी है आपकी, या जो आपकी धार्मिक आज़ादी है, उसको कहीं ये रोकता है, उसको बाधित करता है। ये देखने वाला जो सवाल था, उसको अब इस हलफनामे के बाद जो है निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को वो चीज़ डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे कानून का जिसका दुरुपयोग 2013 के बाद जो है सबसे ज़्यादा हुआ। 2013 से पहले इस कानून का कोई इस तरह का एग्जिस्टेंस नहीं था जिसके ज़रिए जो है आप ये कह सके कि भ्रष्टाचार को रुका जाए, या किसी प्रकार से जो वक्फ कानून के तहत जो है जो लैंड डेवलपमेंट करने का या उसका एक कुशल प्रबंधन करने का जो एक कानून होना चाहिए था, वो इसमें किसी प्रकार से था नहीं।
अब उसको जो है कहीं अस्पष्टता के साथ अगर केंद्र सरकार ने अपने शपथ पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा है, तो मुझे लगता है उससे सुप्रीम कोर्ट का भी जो नजरिया था पहले दिन, वो कहीं ना कहीं अब वो स्पष्ट होगा कि जिस नजरिए को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया, अब उसे कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि इस कानून में वो चीज नहीं है जिसके ऊपर इतनी सारी याचिकाएं डाली गई कि धार्मिक आजादी पे कहीं अंकुश लगाया जा रहा था। मुख्यतः ये सवाल उठाया जा रहा है, वक्फ की जो मूल भावना है कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, खासतौर से गैर मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल करने को लेकर जो सवाल उठा है। मूल भावना मुसलमान वक्फ कानून 1923 में जब एग्जिस्टेंस में आया, अंग्रेजों ने इसको जब बनाया, उस समय से लेकर 1995 तक इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की परंपरा थी। इसको कोई नहीं झुटला सकता है। एक बात। दूसरी बात कि जो उसकी मूल अवधारणा थी कुशल प्रबंधन को लेकर थी, वो एक विधायी कानून है, वो कोई रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए नहीं बनाई गई थी। वो कानून इस देश में संविधान परमिट ही नहीं करता है कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए कोई कानून बनाया जाए। इस तरह की कोई परंपरा ही नहीं है। संविधान का मौलिक जो आचरण है उसी के ऊपर आघात पहुंचेगा अगर कोई धर्म के आधार पर कानून बनाता है या धर्म के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी व्याख्या होगी। और हमारे साथ दो और खास मेहमान भी हैं, अब्बास हफीज जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यहाँ पर अब्बास जी, यहाँ पर किस तरह का क्यों ये विरोध है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है या फिर जवाबदेही और पारदर्शिता की बात यहाँ पे तो कही जा रही है इस कानून के जरिए? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब दावा जो जिस तरह से भी आपने एफिडेविट सरकार ने दिया है, वो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उस एफिडेविट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, क्या कहता है। वक्फ बाय यूजर की अगर बात होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश का सवाल था कि वक्फ यूजर को अगर आप खत्म करते हैं तो 400 साल पहले से लेके जो संपत्तियां चली आ रही हैं, अंग्रेजों के जमाने में जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, जो ओरल पे ही चल रही हैं, वो तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। मुझे याद है कि माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रिजिजू जी ने कहा था कि ये कानून जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, कि आज से पहले का इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब सरकार कह रही है, मैंने जितना पढ़ा इनके हलफनामे में, कि 100 साल के ऊपर रहेगा मामला, तो 100 साल तो अंग्रेजों को गए हुए यहाँ से नहीं हुए हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि भाई ये रिलीजियस और बॉडी नहीं है, धार्मिक बॉडी नहीं है मुसलमानों की, तो क्या वक्फ बोर्ड जिस तरह से मस्जिदों की देखरेख करता है, क्या वक्फ बोर्ड जिस तरह से दरगाहों की देखरेख करता है, तो क्या उसको धार्मिक ट्रस्ट नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था कि जिस तरह से आप प्रावधान लेकर आए हो मुस्लिम बोर्ड में सदस्यों का, गैर मुस्लिम का, तो क्या आप मुस्लिम सदस्यों को भी आप शामिल करने की बात करेंगे जो हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स हैं? तो इस तरह के जवाब तो मैंने देखे नहीं इनके हलफनामे में। मुझे लगता है कि सरकार अपनी हठधर्मी से अगर ऊपर आए और सरकार अपने जो एडमेंट उसका नेचर बना हुआ है, ईगो की लड़ाई से बाहर आए, तो न्याय कर सकेगी। सबसे बड़ा विषय यही है कि अगर किसी बिल में, किसी कानून के बनने के बाद, बिल तो अब रहा नहीं, एक्ट के अंदर अगर संविधान के कई सारे आलेखों का, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो फिर सरकार की जवाबदेही बनती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो अपना जवाब देगी। हमें उम्मीद है कि ये जो आधा अधूरा जिस तरह के इन्होंने हलफनामा दिया है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों के से बचना बड़ा मुश्किल है। उनके जवाब जरूर देने पड़ेंगे कि ये भेदभाव से भरा कानून क्यों है। मैं तो ये कहता अब्बास, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अनमोल का भी एक बार रुख कर लेते हैं। अनमोल, आपकी क्या प्रतिक्रिया, खासतौर से केंद्र सरकार ने जब ये हलफनामा फाइल कर दिया है, आपने देखे होंगे जो तमाम पॉइंट्स केंद्र की तरफ से रखे गए हैं इस कानून के पक्ष में? देखिए जया जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये बिल जो है प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। अब ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि वक्फ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट है, अनमोल जब कोई संसद से बिल पास होता है, कानून का रूप लेता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और लागू होता है, सरकार द्वारा उसको किया जाता है, तो वो असंवैधानिक या संवैधानिक, वो तो उसकी व्याख्या तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखिए जया जी, मैंने प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया। प्राइमा फेसाई ठहराने का काम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकता है। एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी, अनमोल आप बोलिए अपनी बात।
बोलिए बोलिए, प्लीज इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे एटलीस्ट ओपनिंग रिमार्क्स देने दिए। बोलिए बोलिए। देखिए ये बिल कैसे असंवैधानिक है। वक्फ बाय यूजर 5 जज की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या जजमेंट में 1130 क्लॉज में इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया है, माना है कि वक्फ बाय यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आखिर सरकार उसके खिलाफ कैसे जा सकती है। दूसरा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति दर्ज की थी, उसमें ये कहा था जो कानून सरकार द्वारा लाया गया है कि कलेक्टर किसी भी प्रॉपर्टी की जांच करेगा और वो तय करेगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। उसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई, वो 10 साल ले सकते हैं, वो 20 साल ले सकते हैं, वो 30 साल ले सकते हैं, तब तक उस प्रॉपर्टी को जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी माना जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ी आपत्ति दर्ज की है और इस पे एक तरह से सरकार ने भी माना है कि हम इस पे अभी रोक लगाएंगे। तीसरा जो सबसे जरूरी है कि भाई जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें सारे मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम हुआ करते थे। आखिर आप सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप बताइए कोई ऐसी हिंदू संस्था या जो एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, क्या उसमें कोई मुस्लिम आपने किसी व्यक्ति को रखा है बोर्ड में? तो उन्होंने कहा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे भी रोक लगाई जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है चीफ जस्टिस खन्ना ने, मैं वो पढ़ के बता देता हूं। जी महेश जी आ रहे हैं। यूजुअली द जनरल रूल इज अगेंस्ट स्टेइंग स्टैट्यूट, दिस केस हैड एन एक्सेप्शनल फीचर, दिस एक्सेप्शन वी फील इन दिस केस इज वंस देयर इज ऑलरेडी वक्फ बाय यूजर इट इज टू बी डीनोटिफाइड। ये पहली बात कही है। दूसरा सबसे जरूरी बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश ने कही है वो कही है, द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर any judgment or decree of court as void. You can remove the basis of law but you cannot declare any judgment or declare as not binding. ये वक्फ बाय यूजर को ध्यान में रखते हुए कही गई है। तीसरी चौथी बात आप बताइए जया जी, ये कैसे कोई तय करेगा कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं? भाई साहब आप सीसीटीवी लगाओगे घर में या आप ये पूछोगे कि आप 5 वक्त की नमाज एक बार महेश जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। यहाँ फिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उनसे जानना चाहेंगे, जो मौजूदा व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी, आपको लगता है क्या उसमें कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी? वो आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले यहाँ पर सुन लेते हैं महेश जी क्या कह रहे हैं। बताइए महेश जी। जया जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि राहुल गांधी के स्टाइल में ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर ये कह दिया जाए आपके चैनल पर कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को असंवैधानिक करार दिया। क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट के अगर सीजीआई ने अगर ओपन कोर्ट में कोई रिमार्क्स पास किया उसको ऑर्डर मान लिया जाए, उसको आदेश मान लिया जाए, उसको जजमेंट मान लिया जाए। एक सेकंड के लिए रोकूंगी, अभी ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, 5 मई को अगली सुनवाई होनी है, इसलिए अभी कुछ भी कह देना ठीक नहीं होगा। जी महेश जी बताइए। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि ये अवमानना है कोर्ट की, और कोर्ट के नाम पर इस तरह से झूठ का प्रचार और दुष्प्रचार किया जाएगा। सबसे पहले तो आपत्तिजनक बात यह है। दूसरी बात यह है कि धर्म के आधार पर इस देश में जो है किसी भी प्रकार से कानून बनाने की कोई इजाजत नहीं है। क्या लेकिन महेश जी यहाँ पर जो तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से इसमें वक्फ कानून संशोधन कानून में जो है गैर मुस्लिम को लेकर आया जा रहा है, क्या कोई हिंदू ट्रस्ट है या बाकी गुरुद्वारों का या चर्च से जुड़ा हुआ, उनमें जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, क्या उनको शामिल किए जाना, इस पर सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब? बिल्कुल इस पे किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। ये झूठ का एक पुलिंदा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या वैष्णो देवी, क्या कोई श्राइन बोर्ड हो या कहीं भी कोई ऐसी चीज हो? प्लीज एक जने को कंप्लीट करने मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार के अधीन जितने हिंदू 42,000 के आसपास ऐसे ट्रस्ट हैं हिंदुओं के जिसपे सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, और उसमें जो है किसी प्रकार का मनाही नहीं है उस कानून में कि भाई कोई मुसलमान सीईओ नहीं हो सकता है या कोई हिंदू सीईओ नहीं हो सकता है, ईसाई नहीं हो सकता। इस तरह के कोई उसमें एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी उसका सीईओ बनाया जा सकता है, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन आपके यहाँ इस तरह का प्रोविजन क्यों है? क्या कारण है? चलिए यहाँ हमारे साथ वकील भी, एक एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश जी। मुजफ्फर हुसैन गजाली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरकारी वकील साहब ने वहाँ जवाब नहीं दिया, महेश जी यहाँ जवाब दे रहे हैं इस बात का। एक सेकंड के लिए रोकूंगी, वो अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, उनको भी शामिल कर लेते हैं। मुजफ्फर साहब भी जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर जो हलफनामा केंद्र सरकार के द्वारा जो फाइल किया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस जो एफिडेविट फाइल किया गया है, जो तमाम पॉइंट्स आपने भी पढ़े होंगे, उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है
और अल्लाह के नाम पर जब दान दिया गया तो ये कहना कि उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वहीं पर ये बात खारिज हो जाती है। क्योंकि जो भी दान दिया जा रहा है, चाहे वो धर्मार्थ के नाम पर दिया जा रहा हो किसी हिंदू मंदिर को, या चर्च के नाम पर दिया जा रहा हो, या अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा हो, वक्फ किया जा रहा हो आम गरीब लोगों की भलाई के लिए, तो उसका धर्म से सीधा संबंध हो जाता है। सरकार ने जो ये बात कही है कि उसका संबंध नहीं है, तो ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है, ये हकीकत से दूर है। इसलिए ये हलफनामा गलत है और इस तरह की कोई भी चीज़ मान्य नहीं हो सकती कानून की नज़र में, क्योंकि कानून ने हर धर्म को अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने का, इबादत करने का पूरा अधिकार दिया है। और ये जो कानून है ये उसके अंदर मदाखलत करता है, उसके अंदर एक तरह से उनको उनके हकों से या अधिकारों से वंचित करने का काम करता है। तो यही पहली प्रतिक्रिया मेरी इस पर है। जी अब्बास, यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे मैं समझना चाह रही हूँ, यहाँ पर आपको जो ये कानून लेकर आया गया कुछ प्रावधानों से दिक्कत है या पूरे कानून से दिक्कत है? सबसे पहली चीज तो देखिए जया जी, इंटेंशन से दिक्कत है। ये कानून किस इंटेंशन से लाया गया है हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं और राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो उनके पक्ष में बात कर रहे हैं वो भी जानते हैं इस बात को। सिर्फ और सिर्फ विवादास्पद स्थिति पैदा करने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, हर साल एक कानून आता है जिससे पोलराइजेशन का काम हो सके। लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज, जो पसमानदा समाज है, गरीब मुसलमान है, उनको इससे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा, ये एक मंशा है उनको। जया जी, 10 साल से मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री महोदय ये निरंतर कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को वो मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने की बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आज तक एक पसमानदा मुसलमान नहीं देखा मुझे जिसको सरकार से फायदा पहुंचाओ या इसके कानून से फायदा पहुंचाओ जो मुख्य धारा से जुड़ गया हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनका इंटेंशन है क्या। बात कथनी और करनी का अंतर बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुख्य न्यायाधीश के तीखे सवाल थे, उनके सही तरह से जवाब तो हलफनामे में है नहीं। सबसे पहले कह दिया गया है कि ये इस्लामिक ही नहीं है, वक्फ जो है वो धार्मिक ही नहीं है। जाहिर सी बात है जो यहाँ वकील साहब ने कहा, जो अल्लाह के नाम पर दान दी जाने वाली संस्था है, जिसमें अल्लाह के नाम पे दान दी जाने वाली संपत्ति की देखरेख होती हो, मस्जिदों की देखरेख होती हो, वो धार्मिक संस्था नहीं होगी। अयोध्या में अगर बोर्ड बनाया जाता है तो साफ कह दिया जाता है कि इसमें कोई मुस्लिम समुदाय से कलेक्टर भी नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये भेदभाव से भरा क्या है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, महाकाल की नगरी मेरे मध्य प्रदेश में है, उज्जैन, और महाकाल के में जो महाकाल मंदिर का ट्रस्ट है उसमें कलेक्टर बाय डिफॉल्ट मेंबर होता है। आपको हैरानी होगी आज तक उज्जैन कलेक्टर मुसलमान नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा विषय है और इसमें बहुत ये एक्सेप्टेबल चीज भी है। देखिए ये आर्टिकल 24, 26 इसको सीधे सीधे देता है स्वतंत्रता कि सब अपने समुदाय की चीजों की रक्षा करें, उसका देख रेख करें। तो ये तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब्बास, यहाँ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया है इस पर महेश जी जो पहले कह रहे हैं कि ऐसा कोई कहीं रोक टोक नहीं है कि जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो हिंदुओं का जो ट्रस्ट है या गुरुद्वारे हो या फिर चर्च हो, उससे जुड़े हुए जो ट्रस्ट है उसमें मुसलमानों को नहीं लिया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। 1300 से ज़्यादा पन्नों का ये जवाब केंद्र ने फाइल किया है इस कानून के बचाव के लिए। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस हलफनामे को दाखिल किए जाने के बाद यहाँ पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको बता दें महेश वर्मा राजनीतिक विश्लेषक, अनमोल पवार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और मुजफ्फर हुसैन गजाली जो कि वकील हैं। मुजफ्फर जी, आप क्योंकि थोड़ी देर से जुड़े हैं, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है, इसमें ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है कहीं ना कहीं केंद्र ने कहा है कि हनन नहीं करता है। आप इसे किस तरह से आंकते हैं हलफनामा फाइल होने के बाद? देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को बहुत गलत इंटरप्रेट किया गया है। पहली बात ये कही गई है कि महिलाओं को इसमें जगह दी जाएगी, जबकि कानून के 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें महिलाओं को ऑलरेडी उसमें मेंबर बनाने की व्यवस्था है और उसमें 2 से ज़्यादा महिलाएं भी मेंबर हो सकती हैं। लेकिन इस मौजूदा कानून में उसको कन्फाइंड कर दिया गया है केवल 2 महिलाओं तक।
दूसरी बात, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू मेंबर है या गैर मुस्लिम मेंबर है वो शामिल हो सकता है, और देश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ कोई मुसलमान हिंदू श्राइन या ट्रस्ट में शामिल नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, काशी विश्वनाथ का जो ट्रस्ट है उसके अंदर बाकायदा ये बात लिखी गई है कि वहाँ का डीएम एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। यदि वो मुसलमान है तो फिर उसका सेकंड जो अफसर है, सबऑर्डिनेट है, वो मेंबर होगा और मुसलमान मेंबर नहीं होगा। तीसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि इससे पसमानदा मुसलमानों को, महिलाओं को, गरीबों को फायदा होगा, दरअसल ये बहुत ही भ्रामक है, क्योंकि बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं उनमें असेंबली में या पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कोई एक मेंबर बता दें कि वो मुसलमान या महिला या पसमानदा मुसलमान या कोई गरीब मुसलमान, उसको जगह दी गई हो, तो ये भी एक भ्रामक बात है और ये बेवजह की बात है। तीसरी एक और बात जो इसमें कही जा रही है कि 10 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जबकि जो बामसी पोर्टल है ये गड़बड़ उसने की है। रजिस्ट्रेशन के टाइम जो प्रॉपर्टी के बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो एक ही प्रॉपर्टी को 4 प्रॉपर्टी मान लिया गया। इस तरह से करके 4 लाख प्रॉपर्टी को 10 लाख प्रॉपर्टी बना दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। यहाँ पर महेश जी भी है। महेश जी, यहाँ पर कुछ प्रावधानों को लेकर ज्यादा आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई गई है, जिसमें कि जिला कलेक्टर की भूमिका को लेकर, वक्फ बाय यूजर को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से जो पुरानी, इतनी 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदें हैं उससे संबंध में दस्तावेज कहाँ से लेकर आए जाएंगे। इन सब मामलों में किस तरह से केंद्र की दलीलें जो हैं वो पुख्ता तौर पर मानी जाएंगी। महेश जी, अनम्यूट करिए अपने को। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस तरह की जो एक विकृत मानसिकता इस देश में बनाकर और जो बात रखी जाती है, मैं समझता हूं कि उसी पर आपत्ति है। आपको देश के संविधान से ज्यादा बड़ा शरीयत कहीं दिखाई देता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू ट्रस्ट और श्राइन बोर्ड की आप बात कर रहे हो। जम्मू कश्मीर की जयाजी जो राज्यपाल होता है वो श्राइन बोर्ड का चेयरमैन होता है। वो राज्यपाल या हिंदू हो या मुसलमान, कहाँ कानून में लिखा हुआ कि आप इसका उदाहरण देके और मुसलमानों को आप बहकाने और उनमें उन्माद भरने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये देश हित में है? पहली बात। दूसरी बात कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप खुद कह रहे हो, एक पढ़े लिखे हो, अपने आप को कानूनविद बता रहे हो, कह रहे हो कि भाई ऑलरेडी 1995 के कानून में मुस्लिम बहनों को जो है उसका बोर्ड का मेंबर बनाने का प्रावधान था, तो आज सरकार उसको चेंज करने क्यों जा रही है, या आज उसको संशोधित क्यों किया जा रहा है? जब वो है, जब वो सही है तो ये भी सही है, फिर इस पे आपत्ति किस बात की? ये समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप ये कह रहे हो कि भाई 100-200 साल या 500 साल पुराना जो कानून था, मिल्कियत थी, उसके कागजात कहां से आएंगे? उसको लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से अपने 1300 पेज के हलफनामे में ये स्पष्ट कर दिया है कि जो चीज 1995 2013 से पहले बदस्तूर जारी है। और एक और आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एडवर्स ऑनरशिप भी है, जिसपे कोई काबिज है 12 साल से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, 24 साल से ज्यादा काबिज है सरकारी संपत्ति पे, उस संपत्ति पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी हालिया जस्टिस गवई का, बीआर गवई का ये जजमेंट है। तो सवाल यह है कि इन सब कानून होने के बावजूद भी आप इस देश में उन्माद फैलाएंगे, आप इसके आड़ में आप अपने शरीयत की बात करेंगे। एक करके आप वक्त की थोड़ी कमी है, पहले एक बार अनमोल का रिएक्शन ले लेते हैं। अनमोल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। महेश जी, अनमोल आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। जया जी, देखिए जबरदस्त तरीके से झूठ बोला जा रहा है महेश जी के द्वारा और आप भी उसे सही नहीं कर रहे, तो आप मुझे समय दीजिएगा, मैं इन्हें एक एक करके बताता हूँ। देखिए, पहली बात यह है,
देखिए, हाँ जी, ये बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ है। दूसरी चीज, 1995 एक्ट में जिस तरह से ये दर्शाया ये गया आप डिसाइड सरकार के करोगे, द्वारा, टीवी पे आप बैठ देखिए के ये डिसाइड बीच करोगे। में यही स्ट्रेटेजी है। महेश जी, आपको अपनी बात कहने का मौका मिला था, प्लीज उन्हें कहने दीजिए अपनी बात। ये क्या तरीका है? वक्त की कमी है, आप प्लीज एक दूसरे को रोका टोकी मत कीजिए। अनमोल, अपनी फटाफट बात पूरी कीजिए आप। देखिए इन्होंने हलफनामे में इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि क्या ये सभी मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम होंगे या नहीं होंगे। जो महेश जी बात कर रहे थे, इन्हें इतना नहीं पता होगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदू को परिभाषित किया गया। बताइए महेश जी, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदू को परिभाषित किया गया है? अगर मैं आपको इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ। देखिए आपको, मुझे सब कुछ मालूम है। जिस तरीके से होनी चाहिए आप उस तरीके से कीजिए। आप बनाने की कोशिश यहाँ मत करिए। ये एक दूसरे का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप अपनी बात रखिए और मुझे नाकाबिल घोषित करने की कोशिश अनमोल मत जी, करिए। महेश जी, आपको मैं रोकूंगी हमारे साथ। जी नेशनल चैनल पे बैठ के आप कुछ भी मत बोलिए। अनमोल जी, महेश जी, प्लीज आप बहस में मत उलझिए। अभी इस पर बहुत बहस होगी इस कानून को लेकर, सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए। अपनी अपनी बात रखिए आराम से। और यहाँ पर जो वकील हमारे साथ बैठे हैं, मुजफ्फर हुसैन जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि मुझे रैप करना है। मैम हमें बोलने का मौका दिया जाएगा या नहीं? देखिए इसके अंदर एक बड़ी कमी है। बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। अनमोल जी, आप अगर देखिए, आप अगर उलझने में वक्त बर्बाद करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा? आपने 30 सेकंड भी नहीं दिए। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। 30 सेकंड और मिल रहे हैं, इससे ज्यादा वक्त नहीं होगा। प्लीज आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और मुझे खत्म करना है। अकेले डिबेट कर लीजिए। नहीं, आप यही चाहते हैं ना, आप एक एजेंडा पुश करना चाहते हैं। बहुत गलत। आपको भरपूर समय दिया है, आप अपने वक्त को खुद जाया कर रहे हैं। आपको अभी भी मौका दे रही हूँ, 30 सेकंड आप मांग रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात। 30 सेकंड, उन्हें आप 5 मिनट देंगे, हमें आप 30 सेकंड देंगे। आप पहले बोल चुके हैं, फर्स्ट सेगमेंट में आप अपनी बात रख चुके हैं। आपने अपनी बात रखी, आपको भरपूर टाइम दिया। आप चाहे तो पीछे मुड़ के देख सकते हैं इस शो को। प्लीज आप गलत बात ना करिए, आप वक्त अभी भी जाया कर रहे हैं। अपनी बात कहिए आप। जो आप चुप होंगे तभी मैं कह पाऊंगा। बोलिए, आपको मैं बोल रही हूँ कि आप बोलिए अपनी बात, कहिए। देखिए, वक्फ संशोधन जो कानून है, इसमें सरकार की द्वारा ये दिखाया गया कि भाई पहले जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में जैसे कोई पंचायत हो, इस तरह से लोगों को बताया गया कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, जैसे वो अपनी मर्जी से मुस्लिम समुदाय तय करता हो। ये सरकार द्वारा तय किया जाता है। सारे स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वक्फ ट्रिब्यूनल में जो चेयरपर्सन है वो जज होते थे। लेकिन उसके बावजूद जब सर्वे कमिश्नर, जो संविधान में आईपीसी के 21 सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट होता है, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे हटा के कलेक्टर को केवल इसलिए लाया गया ताकि जो भी वक्फ बाय यूजर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उस पे डिस्प्यूट क्रिएट करके उसे सालों साल जो है लंबित रखा जाए और सरकार उस प्रॉपर्टी पे कब्जा रखे। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केवल वक्फ बाय यूजर की वो प्रॉपर्टीज रहेंगी जो रजिस्टर्ड हैं, और वक्फ बाय यूजर का प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रॉपर्टी को रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। समय के साथ 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद उसे वक्फ बाय यूजर घोषित कर दिया जाता है उसके यूज के चलते। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कोई फायदा नहीं है, और यही सरकार की मंशा है कि ये इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन के लिए मांग कर रहे हैं। 6 महीने के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं। अब मुझे आपको रोकना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस महत्वपूर्ण कानून पर हमने चर्चा की जो कि सुप्रीम कोर्ट में अब 5 मई को इस पर सुनवाई होनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।